हमने आपको दिखाया महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल, महाराष्ट्र की तस्वीर इस ओपिनियन पोल में किस तरह से निकल कर आ रही। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनते आई है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे विधानसभा की, हरियाणा की, जहां पर चुनाव है। तो हरियाणा की तस्वीर क्या बनती दिखाई दे रही, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। और मुख्यमंत्री की पसंद, जाहिर है हर कोई यह जानना चाहता है मुख्यमंत्री की पसंद हरियाणा में कौन होगा अगला सीएम। तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 21%, उन्होंने अब तक बढ़त बनाई हुई है। ओम प्रकाश चौटाला 21%, रामविलास शर्मा 11%, कुलदीप बिश्नोई 6%, कोई दूसरा नेता, यानी यहां चाबी सबसे बड़ी छिपी हुई है। कोई दूसरे नेता के तौर पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह तस्वीर आपके सामने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर आंकड़ों के लिहाज से देख लें तो अब तक उनकी स्थिति इतनी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस की ओवरऑल पोजीशन क्या, इस पे नजर डाल लेते हैं। अगर हम वोट प्रतिशत पे नजर डाल लें कि दरअसल किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिलता दिखाई दे रहा है हरियाणा में इस समय, सबसे बड़ी, कम से कम इस बार देखा जाए बीजेपी एक मजबूत स्थिति पे क्या निकल कर आ रही है। यानी हरियाणा के अगर नजर डाल लें तो इस पे अगर हम नजर डालें तो क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। ओपिनियन पोल में क्या राय निकल कर आ रही है, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलते दिखाई दे रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बड़ा फायदा उसे होता दिखाई दे रहा है। कम से कम हरियाणा की राजनीति में जो 4 विधानसभा सीटें जीती थी, आज उसके पास 32% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। आईएनएलडी के पास 26%, एक तरह से जो वोट परसेंट पिछली विधानसभा में था उसको एकजुट करने में कामयाब रही है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है, देखना यह होगा ये नुकसान कांग्रेस का किसको गया, आईएनएलडी को या बीजेपी को। हरियाणा जनहित कांग्रेस 7% के आसपास, और अगर हम अन्य की बात करें 12% के आसपास, और 5% ऐसे लोग हैं जो बड़ा मत माना जाता है, जो अनिर्णय की स्थिति में है। तो ये सबसे बड़ी बात है प्रतिशत वोट। अगर हम इसे सीटों पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि किस पार्टी को कितनी सीट, क्या बहुमत के नजदीक कोई पार्टी जाती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी 38 से 44 के बीच में महज अगर देखा जाए तो 46 सीटों के आसपास आंकड़ा चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तो बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है बीजेपी अपने दम पर। आईएनएलडी की अगर बात करें 28 से 34 के आसपास, कांग्रेस को बड़ा नुकसान यहां पर होता दिखाई दे रहा है, केवल 12 से 16 के बीच में। और हरियाणा जनहित कांग्रेस 4 से 7 के आसपास, और अन्य के खाते पे 4 से 7 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस से अपने आप को अलग कर चलना भी यहां भी फायदेमंद होता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर जो निकल कर आई है वो हरियाणा की है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, यानी बीजेपी यहां भी अपने दमखम पे सरकार बनाने के नजदीक जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो यहां पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो अभी दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, और ऐसा लगता है कि सरकार अपने दम पर बना पाए, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद शर्मा जी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार राजीव जेटली जी आईएनएलडी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ मौजूद है, और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी जगदीश मुखी जी इस वक्त कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो समित जी आपसे पहले सवाल पूछे, उससे पहले मैं जगदीश जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा पर पिछले लगभग 1 साल से लगातार आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप सबों का मेहनत है, आप सबों की मेहनत है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। पहले हमने बैसाखियों के आधार पर सत्ता के अंदर आने की कोशिश की थी, किंतु 10 साल पहले से तय किया कि हम इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपने काम पर चुनाव लड़ा है। पिछली बार हमने केवल मात्र 4 सीटें प्राप्त की थी। 5 साल लगातार मेहनत करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और इसमें जो बहुत बड़ा योगदान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व का मिल रहा है। कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है, तेजी से चल रही है। और जो आपने ओपिनियन पोल दी है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता, किंतु मैं इतना बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमें आप बहुमत 50 से ज्यादा सीटें ला सकते हैं क्या? सरकार बना रही है 50 से ज्यादा सीटें, क्या यही उम्मीद है आपको? जी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, 50 को भी क्रॉस कर सकते हैं। मुखी साहब एक सवाल, 50 से ज्यादा सीटें प्राप्त करके स्पष्ट बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं। जी मुखी साहब, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो पॉलिटिकल जमीन रही गुजरात से आने के बाद वो थी हरियाणा में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था उस वक्त जब वो गुजरात से
पार्टी की तरफ से हरियाणा में आए थे और नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने बीजेपी और आईएनएलडी के बीच एक जो है रिश्ता बनाया था। आज ऐसा क्या हो गया कि आप आईएनएलडी को छोड़कर जा रहे हैं? अभी तो 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी के जब वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह था गांधीनगर में, तब आपने चौटाला जी को बुलाया था। करप्शन के चार्जेस तो तब भी थे। नहीं, ऐसा है, ये संबंध अलग बात है, किंतु ना नरेंद्र भाई मोदी ने ना किसी अन्य ने, हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, हमने इनेलो के साथ समझौते किए हैं, सरकार चलाई है, भुगते हैं। हमने सारे एक्सपीरियंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और इनेलो के साथ हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ना चुनाव से पहले है ना चुनाव के बाद रहेगा। जगदीश जी, भुगते हैं, तो इस पर राजीव जी, तो कितना भुगवा दिया आपने इनको? क्यों इतना परेशान कर दिया कि आपसे नाता तोड़कर चले गए? देखिए, मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। मुखी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं ओपिनियन पोल पे नहीं जाना चाहता। आपने एक उनको फेवरेबल सपोर्ट करी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 50 सीटें भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करके भी इतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत हरियाणा प्रदेश में क्या है, मुखी साहब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन जेटली साहब, इतना तो बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी के एंटर करने के बाद आपकी स्थिति जो मजबूत दिखाई दे रही थी, खासकर रूरल एरियाज में, वो थोड़ा कमजोर हुई है। ये तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल्कुल, आप ये बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले लगभग 10-12 दिन से रैलियां कर रहे हैं। यहाँ पे रैलियों में उन्हें एक छोटी सी पर्ची पकड़ाई जाती है मुद्दों के नाम पर, और उस पर्ची पे लिखा होता है तिहाड़, और 10 दिन से वो तिहाड़ के ऊपर अपना मुद्दा चला रहे हैं। अभी तक देखिए, हरियाणा प्रदेश में एक बार भी ना स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी, ना किसानों की बात करी। गलत बात क्या है? तिहाड़ शहादत की वजह से गए। आप इस बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं, मुद्दा विहीन राजनीतिक दल है भाजपा हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में एक भी मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए वो हरियाणा प्रदेश में। नरेंद्र मोदी वो ट्रंप का इक्का आप लोगों के हाथ में लग गए हैं, जहां मन में आए वहां पर खड़ा कर दो। देखिए, मैं 3 दिन पहले जी हरियाणा के किसी क्षेत्र का अमित शाह जी का एक भाषण सुन रहा था। बहुत सटीक बात उन्होंने कहा कि एक पीटता था, दूसरा लूटता है, और हमें सरकार बदलना है। एक लड़का खड़ा हो गया सामने, बोला अमित जी आप गलत बोल रहे हैं। अमित जी ने कहा क्या, क्यों गलत बोल रहा हूं? उन्होंने बोला एक तो पीटता था, दूसरा पीटता भी है और लूटता भी है। खाली पीटने वाले का साथ तो आपने दिया। अब सहलाने वाला चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया जब कोई सहलाने वाला भी चाहिए। मोदी जी जिसको आप ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं, हम उसे सहलाने वाला कहते हैं। जो पंजाब में आपके साथ है शिरोमणि अकाली दल, वो हरियाणा में आईएनएलडी के साथ प्रचार कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? ये किस तरह का गठबंधन है आप लोगों का? आप अपने हित के हिसाब से, यानी आप अपॉर्चुनिज्म पॉलिटिक्स। बिल्कुल अपॉर्चुनिज्म में नहीं है। वो शिरोमणि अकाली दल का विषय है, वो किसके साथ जाके प्रचार करना चाहे। उनको भी आपने संकेत दे दिया अगली बार हम आपके साथ कोई संकेत नहीं है। विषय अभी हरियाणा और महाराष्ट्र का है। हम हरियाणा और महाराष्ट्र चिंतन कर रहे हैं। शहजाद जी, क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि अब क्या कांग्रेस विहीन भारत का भारतीय जनता पार्टी का सपना आप पूरा करवा देंगे? देखिए, संबित और जगदीश मुखी को दोनों को मिला के काफी टाइम मिला, तो हस्तक्षेप ना करें। ये है जगदीश मुखी की भरी पूरी रैली, जो संबित अकेले ने सुनी होगी। इसमें कोई बैठा नहीं है। अमित शाह की पानीपत की रैली देख लीजिए चित्र, इनकी बातें ये अकेले ही सुन रहे हैं। अब जहां तक ये इनका 50 सीट का एक्चुअल ब्यौरा है। दूसरी बात, ये राहुल जी वाली रैली की भी फोटो खींची जी, मुझे पता था कि राहुल जी वाली बात आएगी, और राहुल जी का जुमले के अलावा इनके पास और कोई जवाब है भी नहीं, तो यही वो बात करेंगे। हम राहुल जी को लेते नहीं है। संबित आप हस्तक्षेप ना करें। एक मिनट, ये होगा ना, सुनिए, कह रहे हरियाणा नंबर 1, सुनिए, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1। इनको तो आपने टोका नहीं, मुझे टोकते हो। कांग्रेस को टोक लेते हो, पहुंचा रही है वहां की जनता। कांग्रेस को टोक लेते हो आप, इनको तो टोकते नहीं हो। देखिए, अब ये जो बातें कर रहे हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस है। हरियाणा के कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप उठा लीजिए, जीडीपी ग्रोथ से लेकर स्पोर्ट्स ले लीजिए, दूध का प्रोडक्शन ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, सब चीजों में लैंड यूज भी उठा लीजिए, ले लीजिए। मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। यहाँ पे हम ऐसे लोगों के साथ बैठे, एक वो तिहाड़ वाले काम ही कर रहे थे, पर तिहाड़ नहीं गए, एक तिहाड़ चले गए। ये दोनों की डीएनए है। और तीसरी बात, मेरी एक बात, एक छोटी बात, 10 घोड़ा खींच के रखिए, तुरंत यहां पर बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल मुहाने पर है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और विश्लेषण के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं।
तो हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखाई दे रही है और लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी, जो आकलन अभी आ रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में करीब 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, यानी कि लगभग बहुमत मिल ही गया, उसके बाद कुछ और मेहनत करने की शायद जरूरत भी ना पड़े उनको। ऐसे में आपको लगता है कि ये वाकई में मोदी लहर है जो आज न सिर्फ लोकसभा में चलता हुआ दिखाई दिया बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी जहां बड़े पैमाने पर वो कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं वहां अवतरित होता दिख रहा है? देखिए, आपके पहले प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र पे भी नजर रखनी पड़ती है, बड़ा स्टेट है जी, फाइनेंशियल कैपिटल भारत का वहां पर है, और हरियाणा जो कि बड़ा ही प्रॉस्परस स्टेट है, एग्रीकल्चर स्टेट है, बगल में है दिल्ली जी। जब आप अपने आंकड़े दिखा रहे थे और ये प्रिज्यूम करते हुए कि आपके आंकड़े सही हैं, तो मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों किया। अगर सेना से बनाए रखते और आईएनएलडी से बनाए रखते तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था, उन्हीं की सरकारें होती, उन्हीं की लेड सरकारें होती जी, कोalition गवर्नमेंट्स होती। उन्हें भरोसा ना अपने दम पे बनाने का। देखिए, ऐसा है तो यही एक बड़ा सवाल पैदा होता है जिसपे आपको रूबरू होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले वक्तों में यही सवाल आपको आपकी आंखों में देखेंगे कि जब जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में अपने दम पे सरकार केंद्र में और प्रांतों में बनाने की एम्बिशन रखती है, तब उसके खिलाफ एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। चलिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी स्वयं जी उस जमावड़े की बड़ी बेनिफिशियरी रही। राजीव जी, एक छोटी सी बात यहां पर जरूर मैं लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला साहब, आपके पास एक क्लियर विनर नहीं है, एक चेहरा नहीं है इस बार कम से कम? आपको मालूम है कि ओम प्रकाश चौटाला साहब को 10 साल की सजा हुई है, उनके पोते जो हैं दुष्यंत चौटाला वो कैंपेन संभाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खामियाजा आपके लिए आपको भुगतना पड़ा। आपके पास कोई चेहरा नहीं है हरियाणा के लिए। देखिए, आज जिस तरीके से जो स्टेप उठाया गया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो उसके पीछे क्या वजहें रही हैं। जो आज चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने बात रखी थी कि सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, उसके चलते जो भी हुआ है, उसके बाद आप विश्वास कीजिए हरियाणा प्रदेश में आपको सर्वे शायद आज दोबारा रिपीट करना पड़ेगा अपना। मैं तो पहले सर्वे पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि आखिरकार क्या निकल कर आता है। समझिए, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद हम हमारे संवाददाता अभी जो बहुत महत्वपूर्ण विषय विनोद जी ने कहा, मैं उसी पे जोड़ना चाहता हूं जी। मोदी जी ने महाराष्ट्र के कैंपेन में कहा था युति नहीं बहुमत, और दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आप देखिए, अभी तक कोएलिशन एरा चलते आ रहा था, मोदी जी ने एक बिगुल फूंका है कि अब ये कोएलिशन एरा से हाफ हार्टेड डेवलपमेंट नहीं चलेगा। अगर पूर्ण डेवलपमेंट चाहते हैं तो पूर्ण बहुमत देना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन में तो धोखा देना हुआ ना एक तरह से, जो आपके 25 साल से सहयोग। गठबंधन महत्वपूर्ण नहीं है, देश के साथ और विकास के साथ धोखा नहीं होना। तो ये लोग क्या सोचते हैं, आइए जरा सीधे चलते हैं। विशाल मोंगा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनके साथ बहुत सारे लोग चंडीगढ़ में मौजूद हैं जो कि हरियाणा की राजनीति पर खुद अपनी राय रखना चाहते हैं। विशाल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारा सर्वे है काफी सटीक बैठ रहा है। जितने भी लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए उनसे बात कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसका फायदा आईएनएलडी और बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिरसा बेल्ट, जहां पर बीजेपी के कई नेता डेरा मुखी से मिले थे, डेरा सच्चा सौदा के मुखी से, उसके बाद डेरे ने भी अपनी सपोर्ट जो है बीजेपी को अनाउंस कर दिया है, जिसका फायदा सिरसा और आसपास के इलाकों में बीजेपी को मिल सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी कि चौटाला के अंदर जाने के बाद जो सिंपैथी वोट है उनको मिल सकती है? जी देखिए, लोकसभा चुनाव में जो वेव थी अब वो वेव नहीं है, हालांकि काफी कम हो गई है, और ऐसे में चौटाला इस चीज का फायदा उठा सकता है क्योंकि लोकल नेता है। जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है हरियाणा का है, वो मोदी का इलेक्शन नहीं है। हालांकि जो आपने बात कही है कि डेरा सच्चा सौदा की जो वोटें हैं वो अगर डाइवर्ट होती है तो कुछ बातें कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा सीटें निकाल ले, लेकिन चौटाला की जो पार्टी है आईएनएलडी जो है इस वक्त हावी है प्रदेश में, कांग्रेस की हालत खस्ता है। चलिए, तो यहाँ पर विचार जो है उनका ये कहना है कि आईएनएलडी जो लोकल पार्टी है उसका वो हावी है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का ज्यादा रसूख होगा यहाँ पर? तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या नतीजे निकल कर आ सकते हैं और इससे क्या सबक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, विश्लेषण लगातार बाकी है। डॉक्टर्स
देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों की, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 15 तारीख को। और न्यूज नेशन का सर्वे कह रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह कांग्रेस की विदाई होने वाली है। हमारे साथ हैं आईएनएलडी के नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला साहब। चौटाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, हरियाणा में सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में मिलने जाना चाहिए या चंडीगढ़ में, आपकी क्या राय है? देखिए, जहां मुख्यमंत्री जिन शब्दों का, प्रधानमंत्री जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक चीज साबित कर देता है कि वो महात्मा गांधी की धरती से नहीं आते। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तिहाड़ जेल की धरती से या चंडीगढ़ की धरती से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल की हमेशा सोच रही है कि हमने गांव की चौपाल में, शहरों के वार्ड में सरकार को लाने का काम किया है। और इंडियन नेशनल, जी एक छोटा सा सवाल मेरे सहयोगी अजय कुमार, दुष्यंत जी, अजय कुमार मुझे बता रहे थे कि आप जो है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो चौटाला जी का जेल जाना जो है आपके सपने को पूरा करता है या रोकता है? देखिए, जहां आप इन शब्दों के, इन टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा आपत्तिजनक है कि मेरा दादा जेल में गया और आप मुझे सपने पूरे करने की बात करते। मुझे लगता है आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। आज दुख की घड़ी के अंदर भी आप इस तरह की छोटी सोच अगर मीडिया के आगे रखते हैं तो बड़ा दुख होता है मुझे भी। अगर हमारी ओर से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। कहीं भी ऐसा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के प्रति नहीं है। और हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने नारा दिया हरी हरी पगड़ी वाले को मारी वोट चौटाले को, ये नारा काम करता दिखाई दे रहा है नहीं हरियाणा में? ये आपसे पूछेंगे। जल्द हाजिर होते हैं, यहाँ रोक रहे हैं कुछ पलों के लिए। आप लगातार देख रहे हैं न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, जो महाराष्ट्र और साथ ही साथ हरियाणा के लिए हमने किया है, जिसमें आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर सी बनती हुई दिख रही है और शायद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के आंकड़े अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 से 125 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना, यानी कि 58 से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस हमने आपको बताया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर कांग्रेस आती दिखाई दे रही है। 38 से 43 सीटों के बीच में कांग्रेस के पास आ सकती हैं और एनसीपी के खाते में 35 से 40 सीटें जा सकती हैं। एमएनएस के खाते में 5 से 10 सीटें जा सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अन्य के खाते में 15 से 20 सीटें जा सकती हैं। ये है न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, जो महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने आपके सामने रखा। रमेश बता रहे हैं आपको हरियाणा का आंकड़ा। और आइए अब बताते हैं आपको हरियाणा की तस्वीर किस तरह से बनती दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के मुताबिक, अगर इस ओपिनियन पोल के ध्यान से देखा जाए, बीजेपी 38 से 44 यानी सरकार बनाने के बेहद नजदीक पहुंचती दिखाई दे रही है। आईएनएलडी, जिसने पूरी ताकत झोंक रखी है इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति में, आईएनएलडी 28 से 34 के सीट के आसपास उसे मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है 12 से 16 के आसपास, और हरियाणा जनहित कांग्रेस 4 से 7 के आसपास और अन्य को 4 से 7। अगर अन्य और बीजेपी को भी मिला दिया जाए तो शायद सरकार बनाने की स्थिति यहां पर हो सकती है। शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नंबर 1 पार्टी हरियाणा में बनाने वाली हरियाणा को आज मैं देख रहा हूं हमारे ओपिनियन पोल में नंबर 3 दिखाई दे रही है। मुझे मात्र 15-20 सेकंड बिना हस्तक्षेप के दे दीजिए और मैं आपको हरियाणा की बीजेपी का सच बताता हूं। पहला, इनका सीएम कैंडिडेट जो तथाकथित हो सकता है बीरेंद्र चौधरी, और इनके ज्यादातर प्रत्याशी बोरोड फ्रॉम अदर पार्टीज, ये इनकी हैसियत और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल हैसियत। दूसरा, तो जहां पे आप बीजेपी की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा के यहाँ पे कैंपेनिंग शुरू कर दी है। चौधरी आपके महासचिव थे, आपके कई राज्यों के प्रभारी थे, भूलिए। हाँ, वो मुझे याद है वो सारी चीजें, और इनको भी रहना चाहिए। 25 साल पुराने कांग्रेसी को तो ले लेते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत बनाते हैं। दूसरी बात यह है, नरेंद्र मोदी ने ताला लगा के यहाँ पे कैंपेनिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान, चीन, महंगाई, अच्छे दिन पे पूछो तो ये राहुल गांधी का जुमला सुनाएंगे। मैं आपकी बात, तीसरी बात, एक सेकंड, आपकी बातों को जरा हम आगे ले चलते हैं। हमने जो तमाम हम लोगों ने बात की, उनसे ये सवाल हमने पूछा कि नरेंद्र मोदी का दरअसल कितना असर है। एक सेकंड, ये आंकड़े देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको तमाम आइडिया लग जाएगा। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की हवा चली है या नहीं, इस पर हमने ये सवाल पूछा।
ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में 8,000 लोगों से हमने बातचीत की और उसमें यह निकल कर आया कि नहीं, यानी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में 41% लोगों का मानना था कि नहीं, नरेंद्र मोदी की हवा नहीं चल रही है। 12% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो कुछ नहीं कह सकते। 47% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। यानी कि अगर कह नहीं सकते और नहीं को जोड़ दिया जाए तो 53% लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा कम से कम महाराष्ट्र में चलती नहीं दिखाई दे रही। यही बात आइए अब जरा आपको हरियाणा में भी दिखा दें। हमने हरियाणा में भी यही सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी की हवा की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं या नहीं। 44% लोगों का कहना था कि नहीं और 13% लोगों का कहना था कि वो नहीं कह सकते कि वो वोट देना चाहेंगे या नहीं मोदी के पक्ष में। 57% का यह आंकड़ा कि नरेंद्र मोदी वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अब बताइए पूनावाला जी। मेरी लास्ट बात इसमें यही है कि यही आंकड़ा कंफर्म किया गया। मैं कल दूसरे सर्वे पे था, वहां पे कहा 64% लोग मानते हैं मोदी फैक्टर नहीं है, पर इनकी मजबूरी है मोदी। और यदि मोदी का इतना बड़ा लहर है तो सबसे तेज हवा दिल्ली में होनी चाहिए। कराइए चुनाव। चलिए आप दिल्ली की तो बात दिल्ली में करेंगे। संबित जी देखिए, आपका जो प्रोग्राम है उसका भी शीर्षक आपने दिया है मोदी की अग्नि परीक्षा जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी ही बार बार अग्नि में कूदे, बार बार परीक्षा दे, वो बाकी कैंडिडेट कहां है? ये तो आपकी पार्टी बहुत बनी हो गई है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने ऊपर। सर आपके पास एक नेता है हरियाणा में। एक सेकंड मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं? कहाँ है राहुल जी? खैर मैं राहुल जी को लाऊंगा नहीं, हमें इतने सीरियसली उन्हें लेते नहीं है, बुरा लगेगा मेरे भाई को, उनको छोड़िए। कौन कैंपेनिंग कर रहा है आज कांग्रेस के लिए? और ये जो विचलित हैं कि मोदी जी ने ताला डाल दिया है पीएमओ पे, ये बाकी किसी कारण से विचलित नहीं है। विचलित इसलिए हैं कि मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मनीषा कारेंदे भी शिवसेना की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ दुष्यंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत जी, आप एक यंग यूथ लीडर है, एनर्जेटिक लीडर है। आपको लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हरियाणा में, उस लिहाज से आप कन्विंस कर पाए हैं वहां के यूथ को कि इस बार हमें साथ दीजिए? क्योंकि आप लोग कहते हैं साहब 3,000 हमने नौकरियां दी, हमें 10 साल की जेल हो गई, आने वाले समय में हम 3 लाख नौकरियां देंगे। पहले तो मैं पूनावाला जी को थोड़ी नॉलेज देना चाहूंगा। वो कह रहे थे वीरेंद्र चौधरी जी, वो वीरेंद्र सिंह जी हैं। और वीरेंद्र सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे, बिना चुनाव लड़े वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। वो तो खुद दूसरे मंचों पर जाकर कभी मोहनलाल खट्टर को सीएम बना देते हैं, कभी रामविलास शर्मा को सीएम बनाकर बैठे हैं। और दूसरी ओर पर जहां आप यूथ की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आज हरियाणा में हुड्डा सरकार ने मारुति को बाहर भेजने का काम किया, हीरो को बाहर भेजने का काम किया, होंडा को बाहर भेजने का काम किया। जितनी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज थी आज वो हरियाणा से पलायन कर चुकी हैं। हमें हरियाणा के अंदर रोजगार लाने के लिए हरियाणा में बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी। दुष्यंत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सरकार अगर बनती है तो आप इस पर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो हमने अपने तमाम उन लोगों से बात की जिन्होंने सवालों के जवाब दिए, करीब 2 से 2.5 हजार लोगों से हमने हरियाणा में बात की, उन लोगों ने कहा कि मोदी फैक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा काम करता नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको वाकई में लगता है कि जो जाट हैं, जो किसान हैं, वो आज नरेंद्र मोदी की बात सुनकर लोकसभा के लिए तो वोट दे सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर विधानसभा में वोट नहीं दे सकते? क्या आप ये प्रेमाइस मानते हैं? देखिए, लोग कहते थे मोदी की लहर है, मोदी की हवा है। आज मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि अगर मोदी की लहर है तो क्यों नरेंद्र मोदी 10 जनसभाएं कर रहे हैं, क्यों अमित शाह 35 जनसभाएं कर रहे हैं, क्यों राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप हरियाणा के अंदर है। और जहां मोदी सरकार अच्छे दिन लाने की बात करती थी, ना तो उनने हमारे किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करी अभी तक। आज जो कपास की खेती कर मंडी में हमारा किसान लेकर गया, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्विंटल का वहाँ नुकसान हुआ। जहाँ जीरी मंडी में गई 1400 रुपए जीरी का नुकसान अगर हुआ। और आप बात करते हैं आम 18,000 की दवाई आज 1,08,000 रुपए की बेची जा रही है। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो हरियाणा में कैंपेन कर रही है, मतलब कोई लहर नहीं है। मैं तो ससम्मान पूछना चाहता हूँ, दादाजी जो है तिहाड़ जेल से बाहर जाके हॉस्पिटल के बदले कैंपेनिंग कर रहे थे, उसका अर्थ है कि दादाजी का कोई लहर था नहीं, इसलिए दादाजी को कैंपेन करना पड़ा। क्यों कैंपेन करना पड़ा? अरे पार्टी है तो कैंपेन तो सभी लोग करेंगे ना, स्वाभाविक है ये विषय तो। और ये बार बार मोदी जी की लहर है कि नहीं, अभी तो लहर में बह के निकले हैं,
उसके बाद फिर पूछ रहे, फिर से टेस्ट करना चाहते हैं, लो फिर से आ जाएगा। संबित जी हमारे साथ मुंबई से मनीषा कारिंदा जुड़ रही हैं, शिवसेना की प्रवक्ता है। मनीषा जी आपका बहुत स्वागत है। मनीषा जी, क्या आपको लग रहा है कि जो हमारा ओपिनियन पोल है और दूसरे लोग भी इस तरह की राय रख रहे हैं कि शिवसेना जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर नहीं आ रही, तो ऐसी क्या गलती आपने की है कि मराठी लोग जो हैं आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे? नहीं सुनिए, यहाँ मैं ये सोचती हूँ कि ये चर्चा होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। जी, सवाल ये नहीं है कि ओपिनियन पोल महाराष्ट्र की जनता का ही परीक्षा है, मनीषा जी, मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे हैं या मोदी जी की हवा है कि नहीं। महाराष्ट्र सवाल ये है कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हटाए और एक अच्छी सरकार, एक स्वच्छ सरकार और जो उद्धव जी के नेतृत्व में चले, ऐसी सरकार महाराष्ट्र की जनता चाहती है। लेकिन यही तो नहीं हो रहा है मनीषा जी। आप देख रहे हैं कि माननीय उद्धव जी की जो सभाएं हो रही है, लाखों की सभाएं हो रही है। विनोद जी, एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूं मैं कि जो बात मोदी लहर की हो रही है, महाराष्ट्र जी अजय बात कर रहे थे, मोदी लहर की बात अभी हमने देखी, क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद अब देश में गठबंधन का दौर खत्म होने जा रहा है? आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि देखिए, ये बात सच है कि गठबंधन की जो राजनीति होती है वो इंस्टेबिलिटी उसकी चलते पनपती है, लेकिन आप ये भी देखें कि गठबंधन की राजनीति के चलते बहुत से मसले भी हल हुए। ऐसे ऐसे सब नेशनलिस्ट फोर्सेस, जो रीजनल प्रांतीय फोर्सेस थे, उनको जब सेंटर में स्टेक मिला तो हमारा फेडरल सिस्टम मजबूत हुआ। और जो मोदी साहब कहते हैं बकौल मेरे दोस्त के, और उन्होंने मुंबई में भी अपनी रैली में ये कहा कि मैं अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास सत्ता नहीं है बिहार में, मुंबई में और महाराष्ट्र में। एक हद तक वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत है वो एक यूनिटरी फॉर्म की तरफ ज्यादा अग्रसर होगा। और जो फेडरलिज्म है, जो कि एक बड़ा प्रचार का माध्यम रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जमाने से, जब से इंदिरा गांधी एक छत्र राज किया करती थी, उसका कहीं मैं समझता हूं समापन करने की संभावना है। एक मैं बड़ा सवाल रेज कर रहा हूं, इलेक्शन तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये सवालों का जवाब आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और अगर नहीं देगी तो उसके चलते चलिए फिर पब्लिक फोर्सेस दूसरी बात भी कह सकते हैं। एक लाइन कहना चाहता हूं, हाँ, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, हमारे पुराने प्यारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी का एक बड़ा फेमस लाइन है, कंपल्शंस ऑफ कोएलिशंस। ये दो सी जो हैं बड़े डेंजरस हैं, कोएलिशंस और उनके कंपल्शन कभी भी हिंदुस्तान को आगे लेने नहीं देंगे। इस कारण से बहुमत होना अनिवार्य है। बिल्कुल, हम यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए वापस आकर जरा ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या वाकई में शिवसेना के लिए जो सुनहरा मौका था वो वाकई में चूक सकते हैं क्या वाकई में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर ही रह जाएगी शिवसेना? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी एक मजबूत स्थिति के तौर पे दिखाई दे रही है। राजीव, आप अपना वोट जो है वो तो आपके साथ जुटा हुआ है, लेकिन दूसरा जो पार्टी का वोट है वो आप अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे, जो हमारा सर्वे कह रहा है, जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। आपको लगता है यही आपका नुकसान है जो आपको मेजोरिटी में पहुंचने से रोक रहा है? मैं इसको दूसरी तरीके से बोलना चाहूंगा। आपने जिस तरीके का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लीडर आज बैठकर देख रहे होंगे हरियाणा प्रदेश में, उन्हें एहसास है कि हम पेपर जो एग्जाम में पेपर दे के आए तो वो खाली था, उसमें मार्क्स मिल कहां से गए हमारे को। आपने इतनी उनको आज खुश कर दिया उन लोगों को जिनको ये एहसास है, जिन्हें ये मालूम है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उनका कोई वजूद नहीं है, और वो कैंडिडेट जो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी हार को, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, जिन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की टिकट की कुछ बोली भी लगाई थी, वो मुझे नहीं मालूम 3-5 करोड़ रुपए जितना बताया गया था। 10 सेकंड में कहना चाह रहा हूँ, एक 10 सेकंड का टिप्पणी है, क्योंकि जब संबित ने कोalition कंपल्शन की बात की तो मुझे लगा कि वाजपेयी जी और जयललिता और ममता जी के बारे में तो बात नहीं कर रहे, पर उनको ये इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़े थे उनको पेरिल्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म को नहीं भूलना। संबित, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि आपने 2 सी की खतरनाक जो गंभीरता बताई, एक तो मेरे को पता नहीं
अभी एनडीए खत्म हो गया है या नहीं खत्म हुआ है वो आप बताएंगे, थोड़ा सा ज्ञान मुझे देंगे। लेकिन जो मुझे गंभीर बात लगी जो विनोद जी ने की थी कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाकर कहते हैं कि वहां पर सरकार बीजेपी की इसलिए चाहिए ताकि वो जो काम करें वो वहां पर पहुंच पाए। मुझे याद आ रहा है कि बीजेपी पिछले 10 साल यही आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाती रही कि कांग्रेस जो है दूसरी पार्टियों की सरकार के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती है। तो क्या आपके प्रधानमंत्री भी यही करना चाहते हैं? बिल्कुल कि अब पूरे देश भर में बीजेपी की सरकार होगी तभी काम होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेबल और स्थिर सरकार होगी तब अच्छा काम होगा, ये उनका कहने का तात्पर्य था और ये महाराष्ट्र नहीं, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का पुलिस वाला है, मेरी नहीं सुनता है, बीजेपी का पुलिस वाला होगा तो सुनेगा। जहां भी देखिए यूपीए सरकार स्टेबल नहीं थी। इसमें इंटरफेरेंस के बारे में आप इतना बोलते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर स्थिरता होगी तो विकास भी होगा, और स्थिरता कभी कंपल्शन से नहीं हो सकती है। इसमें मुझे लगता है बहुत डिस्कशन और अच्छे दिनों पे कंडीशनल वारंटी का साइन लग चुका है। एक सवाल यहाँ पर मनीषा जी के बारे में बोलते हैं और खुद इतना मनीषा जी करते हैं। क्या शिवसेना इस बात को मानने को तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप सरकार बनाएंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर इस वक्त नहीं दे सकती हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि देखिए एनडीए में हमने मोदी जी को चुना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, मोदी जी के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं, वो एक बहुत ही बढ़िया पीएम करके साबित होंगे जी। मगर केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। देखिए, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी, तो कौन सा फायदा हुआ महाराष्ट्र को, मुझे बताइए। अब ये हमने बीजेपी के साथ नाता नहीं तोड़ा, पहली बात तो ये है, बीजेपी ने नाता तोड़ा है और इसलिए हमें मजबूरन ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है बीजेपी के बगैर। अब ये हिंदुस्तान की राजनीति का मनीषा जी एक्सप्रेस किया है, ये भी एक बड़ा रहस्य बन गया कि नाता किसने तोड़ा। हमारा जो मिशन 150 है, मिशन 150, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। नहीं सुनिए, हमारा जो मिशन 150 है उसको हम पूरा करेंगे और शिवसेना पूरी ताकत से इस चुनाव में उतरी हुई है। आप देखेंगे कि हमारा मिशन 150 पूरा होगा और हमारी शुभकामनाएं आपको है कि आपका मिशन जरूर पूरा हो। विनोद जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, बात है कि मेरे दोस्त ने कहा कि सत्ता बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं चलते चलते ये कहता चलूं कि देश संपन्न होते हैं जब समाज में स्टेबिलिटी होती है। पार्लियामेंट में स्टेबिलिटी, स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेबिलिटी की बात छोड़ दें, वहां रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ साथ समाज में भी स्टेबिलिटी रखें। और यूपी में जो कार्यकलाप हो रहा है उसमें रोक जी। जनता ही तो चुन के दी रही है जो स्टेबिलिटी दे रही है, तो समाज की स्टेबिलिटी जनता ही तो है जो चुन रही है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आइए आपके सामने एक बार फिर पेश कर दें। सबसे पहले महाराष्ट्र के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 120 से 125 सीटें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। शिवसेना को 58 से 63 सीटों के बीच में वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 38 से 43 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी के खाते में 35 से 40, मनसे यानी कि राज ठाकरे की पार्टी को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 15 से 20 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बहुत ही नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। 38 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं हरियाणा में। आईएनएलडी को 28 से 34 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के खाते में 4 से 7 और अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि दोनों राज्यों में या हरियाणा और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में मोदी अपनी अगली परीक्षा को पार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये रहा न्यूज नेशन का मोदी लहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यदि वो वाकई आएगी तो हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन क्या मोदी लहर वाकई में आता है या नहीं, 19 तारीख को बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।